कि मेरे स्टॉक के अंदर में जीरो होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। बट मैंने पिछले 36 साल में देखा कि मल्टीवेगर सबके पास होते हैं। कहानी ये होती है कि किसी के पास रहते नहीं है। नहीं, बहुत ही प्यारा तरीका है। इनफैक्ट मैंने इम्प्लीमेंट करना भी चालू कर दिया। कुछ स्टॉक्स मैंने लिए थे, वो हो गए डबल। मैं कभी भी किसी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाता। इस बार सबसे अच्छा ये हो रहा है कि हर्षद मेहता की तरह 2008 की तरह पूरा मार्केट बढ़ रहा है, सारे स्टॉक चल रहे हैं, ऐसा मार्केट बिल्कुल नहीं है। मार्केट सेक्टर स्पेसिफिक है, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है। अर्जुन साहब, जब असमंजस आएगा तो हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। लंबी अवधि के निवेश में बने रहो दोस्तों, जीवन में बसंत ही बसंत आएंगे। वाह, लवली, फैंटास्टिक, वेरी गुड। वेलकम टू फेस टू फेस दोस्तों, आपका स्वागत है इस फेस टू फेस के अंदर में। और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक बहुत ही आम आदमी जिसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है शेयर बाज़ार में, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का सीक्रेट फॉर्मूला जिसने बना लिया है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं शेयर करने के लिए, बसंत बहेती जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। आप लोग इंदौर के हैं ना, तो इंदौर वालों का एक वो खास बात होता है कि वो चेहरे पे डिफरेंट ही चमक है, हंसी है, खुशी है। मैंने ना इंदौर में कभी किसी को स्ट्रेस में नहीं देखा। ऐसा क्या है वहाँ? इंदौर के लोग पार्टीबाज लोग हैं और रात को 24 घंटे दुकानें खुली रहती है। जब इच्छा है खाओ पियो ऐश करो वाला काम है इंदौर में। और रही बात खुशी की, तो मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में, और वहाँ का पानी ऐसा है कि हर आदमी खुश रहता है। सही है, सही है, क्या बात बोल दी आपने, ज़बरदस्त। वैसे इंदौर के अंदर में वो जो सराफा वाला एरिया है ना, छप्पन दुकान, तो ये वो सराफा वाले मेरा घर 56 दुकान के पास ही है। बगल में है क्या? चलिए मैं नेक्स्ट आता हूँ। घर से नीचे उतरती 56 दुकान है। मैं मंगाता हूँ, फिर नमकीन मंगाऊंगा आपको फ़ोन करके। हाँ, इनके सुपुत्र भी बैठे हैं यहाँ पे, उनको मैंने रिक्वेस्ट कर दिया। और वो जो बड़ा जलेबी होता है वहाँ का, हाँ, जलेबा। दोस्तों, आप इंदौर गए? नहीं गए? फिर आप इंदौर नहीं गए, मतलब वो गए ना मास्टर कार्ड का ऐड, इफ़ यू डोंट यूज़ मास्टर कार्ड, यू डोंट यूज़ मास्टर कार्ड। जो इंदौर नहीं गया वो इंदौर नहीं गया। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ टू ट्रैवल, विजिट, एन्जॉय, हैव फूड, इतने कुछ देखने के लिए। चलिए, थोड़ा बहुत तो इंदौर का मार्केटिंग मेरे को पसंद ही है, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ वहाँ से। तो मैं हर वक्त इंदौर का मार्केटिंग करने में बिलीव करता हूँ। आपको कोई मौका मिले तो वहाँ के म्यूनसिपलिटी कमिश्नर से मिल के बोलेगा ना कि मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बना दे। बिल्कुल इंदौर का। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात हो गई, चलिए अपने शहर की। तो थोड़ा इन्वेस्टिंग पे आ जाते हैं। यस। कि वो सीक्रेट क्या है, सीक्रेट फॉर्मूला बताइए। मैंने जो 2000 तक जो गलतियां की, उनसे जो सबक लिया कि कहाँ कहाँ मुझे नुकसान हुआ और मुझे क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, मैंने वो पॉइंट बनाए और उन पॉइंटों में आज तक मैं स्ट्रिक्ट हूँ। कितना ही मतलब कंपनी का मालिक मुझे बोल दे कि मैं कल बोनस इशू करने वाला हूँ, मैं वो शेयर नहीं खरीदता। अच्छा। कितना ही बड़ा कंसल्टेंट बोल दे कि ये स्टॉक खरीदो, मैं नहीं खरीदता जब तक कि मेरी चलनी से वो स्टॉक निकल के बाहर नहीं आ जाए। अच्छा। तो मैंने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो मेरी पहली एक टैगलाइन है, अच्छी कंपनी के बुरे समय में निवेश करो और वेट करो कि इसका अच्छा समय आएगा। अच्छी कंपनी के बुरे समय में, बुरी कंपनी के बुरे समय में निवेश किया तो पैसा जीरो हो जाएगा। अब अच्छी कंपनी की परिभाषा क्या? अब बुरी कंपनी के अच्छे समय में किया तो? बुरी कंपनी के अच्छे समय में किया तो भी पैसा जीरो हो जाएगा, जीरो ही होएगा उसका। बट अच्छी कंपनी की परिभाषा क्या? अच्छी कंपनी प्राइस बढ़ने से अच्छी कंपनी नहीं हुई। मैं खाली भारत के संदर्भ में बात करता हूँ। भारत के संदर्भ में मैंने अच्छी कंपनियाँ, मैंने उनको माना है, कंपनियाँ बहुत सारी अच्छी हो सकती है, मैंने उनको माना है जो पिछले कई सालों से जो बड़े बड़े ग्रुप है, उन ग्रुपों की कंपनियों में आप निवेश करो। जैसे टाटा, महिंद्रा, गोदरेज, ये जो बड़े ग्रुप है, भारत की लगभग 80% सेक्टर की कंपनियां इन ग्रुपों के अंदर में है। बराबर है। अब मैं ढूंढता हूं कि कौन सी टाटा, महिंद्रा, गोदरेज की कंपनी है जो कंपनी तो बहुत अच्छी है पर उसका समय बुरा चल रहा है। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करता हूँ वो टेक्निकल के बिल्कुल विपरीत करता हूँ। Okay. जब सारे टेक्निकल जो है वो
इंडिकेट करते हैं कि शेयर को बेच देना चाहिए, बहुत खराब टेक्निकल है, तब मैं उसकी बाइंग शुरू करता हूँ और एक्यूमुलेशन के दौर में बाइंग करता हूँ। अब ये कंपनियां, चूंकि बहुत सारी कंपनियां ग्रुपों की रहती है, तो आज यदि टाटा का उदाहरण दूं तो कोई कंपनी तकलीफ में आ भी गई तो ग्रुप इतना बड़ा है कि उस कंपनी को बाहर निकाल ले आएगा। जैसे आपने देखा टाटा मोटर्स, टिस्को, इन्होंने जब कंपनियां टेक ओवर की थी उस समय लग रहा था कि डिसीजन गलत हो गया, बट ये टाटा था इसलिए वहां से बाहर निकल पाया। दूसरा होता तो ग्रुप ही खत्म हो जाता। तो इन कंपनियों के, और दूसरा चीज स्टॉक मार्केट के अंदर में इन कंपनियों के साथ जब आप काम करते हो तो मुझे हर गिरे हुए प्राइस में वो शेयर में अपॉर्चुनिटी लगती है। यदि एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है, यदि 3 क्वार्टर लगातार खराब हुए मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है। तो मैं ऐसी कंपनियों में इसलिए पैसा लगाता हूं कि इन कंपनियों का सबसे बड़ी चीज है, इन कंपनियों में फ्रॉड नहीं होता। आपको बड़ी बचकाना बात लगेगी मेरी, मैंने कभी इन्फोसिस में पैसा नहीं लगाया। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि यदि सॉफ्टवेयर में तेजी है तो टीसीएस में लगा दो। ये क्या बात हुई? वो इसलिए नहीं लगाया कि सत्यम जैसी घटना भी बोल के नहीं होती। इन्फोसिस के अंदर में कोई नया मैनेजमेंट आया, ग्रुप की केवल एक ही कंपनी है, जिन लोगों ने कंपनी बनाई उन्होंने तो बहुत अच्छी बनाई। आज से 10 साल बाद किसी ने आके यदि फ्रॉड किया तो वो कंपनी सत्यम की तरह बैठ जाएगी। टीसीएस में फ्रॉड होने के कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो टाटा ग्रुप ने अपनी गुडविल बनाई है वहाँ आपकी रिस्क जीरो है। तो मुझे मेरा स्टॉक, जो मैंने आपको बोला कि मेरे स्टॉक के अंदर में जीरो होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। मुझे आप कोई उदाहरण नहीं दे सकते कि टाटा की ये कंपनी थी जो जीरो हो गई। टाटा की कंपनी तकलीफ में आ सकती है। 2000 में टाइटन 70 रुपया थी, अच्छी कंपनी, बुरा समय, पिछले 5-7 साल से लॉस में चल रही थी। जब अच्छा समय आया तो आज 70,000 है, स्पीड बोनस होके। टाटा एलेक्सी, पूरे सॉफ्टवेयर के दौर में टाटा एलेक्सी नहीं चली थी, सारे शेयर 50 रुपये के शेयर 5,000 हो गए जो आज वापस जीरो हो गए हैं, पर टाटा एलेक्सी नहीं चली, जो बहुत पुरानी कंपनी थी। इसके अंदर में टीसीएस के जब चेयरमैन रिटायर्ड होके टाटा एलेक्सी में आए रामोदराई साहब, तो हमें लगा कि जैसे टाइटन के अंदर में भास्कर भट्ट साहब आए और ड्राइविंग सीट चेंज हो गई और पूरी टाइटन को अलग ही बना दिया उनने, तो शायद रामोदराई साहब का जो एक्सपीरियंस है टीसीएस को बनाने में, वो यदि यहाँ है तो यहाँ भी कुछ होगा। ये समझ के हमने पैसा लगाया। 80 रुपये में 70 रुपया डिविडेंड था हर साल, तो हमें लगता था कि एफडी का पैसा तो ऐसे ही निकल रहा है, टाटा की कंपनी जीरो होगी नहीं। हम लगा के बैठ गए। हमें पता नहीं था कि 10 साल बाद 20,000 हो जाएगी। हमें ये पता नहीं रहता कि ये शेयर 50,000 हो जाएगा कि 10,000 हो जाएगा। हम अच्छी कंपनी में निवेश करके छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बीच बीच में इंटरप्ट करूंगा बिकॉज कई क्वेश्चन आएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप जो मेरे को ना दिल से बोलने दीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो आपने एक्चुअली अच्छा ग्रुप पकड़ा पहले, हाँ, उस ग्रुप से आप कन्विंस थे, हाँ, फिर आप कंपनी लेवल पे जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने सेक्टर को पकड़ा कि मुझे किस सेक्टर में आगे 10 साल अच्छे लगते हैं। मैं 10 साल से कम कोई शेयर खरीदता नहीं। बट हो सकता है कि एक ग्रुप जो है वो मल्टीपल सेक्टर में, एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल लेते हैं, एक टाटा लेते हैं और एक रिलायंस लेते हैं। महिंद्रा भी लूंगा बट पहले रिलायंस भी लेने दीजिए। ठीक है, कि आपने अभी तक रिलायंस नहीं यूज़ किया तो मैं इसलिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। वो एक तरफ टाटा है जो मल्टीपल एंटिटी इंडस्ट्री में है, तो अब उसमें से आपने आंसर खुद ही दे दिया कि मैं इंडस्ट्री भी देखता हूँ और इंडस्ट्री को पहले सिलेक्ट करता हूँ, और क्या उसके अंदर में टाटा है वो आप देखते होंगे शायद, बरोबर है। बट ऐसा कई इंडस्ट्रीज है जहाँ पर रिलायंस भी है, तो क्या रिलायंस आपके डेफिनेशन में अच्छी में आएगी? मैं रिलायंस को अच्छा बोलने में कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा है रिलायंस, अच्छा किया है रिलायंस, अच्छा किया है। पर मुझे अगेन रिलायंस, जैसे मैंने आपको एक अभी उदाहरण देता हूँ जो मैंने ट्वीट किया था। मेरी जो काम करने सोचने की जो तरीका है, जब रिलायंस के अंदर में अभी कोरोना के बाद में फेसबुक का इन्वेस्टमेंट आया 50,000 करोड़ का, तो लोग रिलायंस लेके दौड़ने लगे। 2,000 रुपये का रिलायंस का भाव था। मैंने कहा यदि टेलीकॉम को ही प्ले करना है तो रिलायंस खरीदने से तो पूरा टेक्सटाइल, रिलायंस पेट्रोलियम, सभी चीजें प्ले हो जाएगी। आपको टेलीकॉम प्योर नहीं मिलना है। जब आपको टेलीकॉम को प्ले करना है तो क्यों ना रिलायंस 2,000 में बेच के 410 रुपये में भारतीय एयरटेल को खरीद लिया जाए।
यदि आपको टेलीकॉम ही प्ले करना सेक्टर, अब मुझे यदि टेलीकॉम सेक्टर प्ले करना है, 2 कंपनियां हैं, तो रिलायंस टेलीकॉम के चक्कर में खरीदूंगा तो उसकी बाकी चीज़ों का रिटेल का भी इम्पैक्ट आएगा उसके अंदर में। बरोबर है। तो मैंने ट्वीट किया था कि यदि टेलीकॉम प्ले करना है तो रिलायंस को बेच के भारतीय एयरटेल 412 रुपये में खरीद लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए इसको। तो भारतीय एयरटेल भी अच्छी कंपनी का डेफिनेशन में आ गया। यस, मैं 80% जो है वो मैं इस मेरे दायरे में काम करता हूँ। अब सारी कंपनियां टाटा हर कंपनी में है नहीं, टाटा जैसे फार्मा के अंदर में नहीं है, तो मुझे फार्मा के अंदर में कोई यूनिक कंपनी लगती है तो मुझे बिना ग्रुप के भी उसमें जाना पड़ता है। तो 20% में ये करता हूँ कि जैसे आज मुझे लग रहा है कि बायोकॉन अगेन अच्छी कंपनी, बुरा समय। अभी बायोकॉन कोरोना के तुरंत बाद 450 रुपये हो गया था, एक बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, डेट आ गया कंपनी के अंदर में, अच्छी कंपनी है, बुरा समय आया, शेयर 200 रुपये अगर परफॉर्म नहीं किया। अब इस समय में जब 70,000 का सेंसेक्स चल रहा है, 72,000 का, तो आप बोलेंगे कि यार आप आज क्या खरीदेंगे? तो मेरे पास आज भी टाटा महिंद्रा की वो कंपनियां हैं जो मार्केट तेज हो गया पर वो स्टॉक नहीं चले क्योंकि उनका समय बुरा चल रहा है, वो सेक्टर बुरा चल रहा है। चर्चा करेंगे उन सब पे भी, हो सकता है उनमें आपका पोजीशन भी हो सकता है मेरी पोजीशन भी हो, तो पर मैं कोई सलाह नहीं देता किसी शेयर के खरीदने की। और मैं ट्विटर पे भी जो मैंने, चूंकि ट्विटर के अंदर में लोग खाली ज्ञान सुनना पसंद करते नहीं है, तो मैंने अपने ज्ञान के साथ शुरुआत में मैंने जो खरीदे वो स्टॉक मैंने ट्विटर पे लिख दिया कि यार ये स्टॉक मैं खरीद रहा हूँ और मुझे ये स्टॉक कम से कम 10 साल तक रखने। और मेरी जो स्टॉक खरीद के जो बेचने की स्ट्रेटेजी है, मैं ट्विटर पे तो ये लिखता हूँ कि आपका स्टॉक जब भी डबल होए तो आधे बेच के आधे फ्री कर लो। अच्छा। मैं कई बार उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करके भी मुझे लगता है कि पैसा मिल रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा के बड़ी क्वांटिटी बेच के छोटी क्वांटिटी को फ्री कर लेता हूँ। ओके। बट मैंने पिछले 36 साल में देखा कि मल्टीवेगर सबके पास होते हैं, कहानी ये होती है कि किसी के पास रहते नहीं है। तो इस कहानी के अंदर में मैंने एक काम पक्का कर लिया कि किसी भी स्टॉक को जीरो नहीं करना, उसकी कॉस्ट को जीरो करना और कम से कम उसमें 10 साल तक बने रहना। 10 साल तक बने रहो, बट ऐसा भी नहीं कि अब पुराना जमाना की तरह लेके भूल जाओ। शेयर 10 रुपये का 4,000 के वापस 10 रुपये हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि मैं लगातार हर उस कंपनी की कौन कॉल सुनता हूँ, लगातार उस कंपनी से अपडेटेड रहता हूँ। ओके, तो आपके पास कितनी कंपनीज है अभी? मैं 10 कंपनी से ज़्यादा कभी नहीं रखता। जो फ्री के स्टॉक हो गए मैं उनकी गिनती भी नहीं करता। ओह, जो जीरो कॉस्ट हो गए मैं उसकी गिनती नहीं करता। जो मैं एट ए टाइम 10 कंपनी से ज़्यादा कभी नहीं रहता। कई बार वो 10 से कम ही रहेगी, ज़्यादा कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि अब मैंने, मान लो मैं कहता हूँ कि आप प्रॉफिट बुक करो, तो प्रॉफिट आप बुक करोगे तो उस पैसे को कहाँ डालो? मुझे एफडी करने की आदत नहीं है। तो या तो आप सोने में पैसा डाल दो, मैं कई बार सोने में पैसा डाल देता हूँ। बट यदि मुझे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बुक करके वापस स्टॉक में डालना है तो मैं वो स्टॉक ढूंढता हूँ जो 70,000 के सेंसेक्स में 45,000 के सेंसेक्स के भाव का मिल रहा है। मेरा ढूंढने की मेहनत वो है। एक कुछ एग्जांपल्स लें। यस, ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मतलब आप माइंड मत कीजिएगा। मेरा ना स्टॉकेज में मैं वॉच लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, आपका जब से स्टॉकेज आया मेरे लिए रिसर्च बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान हो गया। मैं आपको बताता हूँ मैं स्टॉकेज में क्या क्या कैसे रिसर्च करता हूँ और खरीदने से पहले स्टॉकेज में क्या क्या चीज में उपयोग कर रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ये भी बता देंगे तो ताकि हमको आइडिया लगे। अपने मिले थे तो मैंने यहाँ पर आपके नाम का एक मैंने यहाँ पर नाम जो है क्यों पता नहीं क्यों मुझे नाम सरनेम आपका कंफ्यूजन हो गया था। बाहेती जी, मैंने आपके नाम का, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए, तो ये वॉच लिस्ट मैंने एक बना लिया। मैं ऐसे ही करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ ना, वॉच लिस्ट बना लेता हूँ ताकि पता रहे ना कि तो बात। देख, डिस्क्लेमर फिर देते हैं कि देखिए दोस्तों, ये सब स्टॉक लेना नहीं है, कुछ भी नहीं, इनका कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक लर्निंग जर्नी है और वैसे भी कोई हमको ये स्टॉक ऐसे जरूरी नहीं है कि एक महीने, एक क्वार्टर, 1 साल या 2 साल में पैसे बना देंगे। ठीक है, मैं ये हमेशा कहता हूँ ट्विटर पे कि मुझसे आप मेरे अनुभव से यदि कुछ सीख सके, क्योंकि मैं भी मेरे सीनियर के अनुभव से अभी भी सीख रहा हूँ। तो आप वो कर सके, मुझसे स्टॉक का नाम जानना, टिप जानने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करें। स्टॉक आप मेरे कहने से ले भी लोगे, मैं निकलूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी किसी के कहने से स्टॉक बिल्कुल एकदम नहीं रहना। अपना एंट्री एग्जिट का अपना खुद को पता होना चाहिए। हाँ, मेरा तरीके से आपको एग्जिट भी मिल जाएगा। मेरे तरीकों को अपनाओगे तो बहुत ही प्यारा तरीका है। इनफैक्ट मैंने इम्प्लीमेंट करना भी चालू कर दिया। कुछ स्टॉक्स मैंने लिए थे, वो हो गए डबल, तो मैंने एक्चुअल में फ्री कर लिया। और ये बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका स्टाइल की
उसको आप गिनती में मत रखो। Yes. तो पोर्टफोलियो को हटा दो, हटा ही दो, पोर्टफोलियो को हटा दो, नहीं तो वो बिक जाएगा। अब मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको कि आप बोलेंगे 70,000 टॉप मार्केट एकदम टॉप पे चल रहा है, तो अब आप अपना पैसा प्रॉफिट बुक भी कर लिया, जो शेयर में पैसा फ्री कर लिया, शेयर को फ्री कर लिया, तो पैसा हाथ में है। अब उस पैसे को या तो मैं सोने में डाल देता हूँ और या मैं स्टॉक खरीदता हूँ जिसमें मुझे गिरने की संभावना बहुत कम दिखती है। अब आप एक उदाहरण देता हूँ, 2 साल पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक 800 रुपए बिका है। ओके, ठीक है, अभी महिंद्रा लॉजिस्टिक 405 रुपए में मिल रहा है। ओके, अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप, बुरा समय। 2 साल पहले इसका दाम था 800 रुपए तक गया है, 805 तक का हाई बनाया है इसने। ओके, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज, ये इसकी डिटेल बताने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ। जो मैंने आपको केवल एक स्ट्रेटेजी बताई, अच्छी कंपनी का बुरा समय। मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी, मैं कभी भी किसी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाता, किसी कीमत पे नहीं लगाता, भले ही वो टाटा का भी आईपीओ क्यों ना हो। क्योंकि मैंने इतने साल की जर्नी में देखा है कि जब आईपीओ आता है और लिस्ट होता है तो वो कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, कौन उनसे लीड मैनेजर से, उस आधार पे वो लिस्टिंग हो जाती है। बट एक्चुअल में वैल्यू बाइंग आप उस समय कर नहीं सकते। बरोबर है। पर टाटा महिंद्रा जैसी कंपनी हो तो कम से कम 3 साल, दूसरी कोई कंपनी हो तो कम से कम 5 साल। 5 साल के बाद लिस्टिंग के बाद हर कंपनी अपनी असली वैल्यू पे आ जाती है। उसमें कई कंपनियां डीमार्ट जैसी छूट भी जाती है, कोई बात नहीं। पर जो कंपनियां आज अभी जो स्टॉक 2 दिन से सर्किट लगा रहा है नीचे का, जिस दिन वो इशू आया था मैंने खूब खराब लिखा ट्विटर में उसके बारे में कि जो कंपनी के मैनेजमेंट को ये पता नहीं है कि अगले 5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, उस कंपनी को 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अरे 30,000 करोड़ के मार्केट कैप में महिंद्रा की 25-25 साल पुरानी कंपनियां, सारी कंपनियां आ जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़कर सारी कंपनियां आ जाती है। मैं जो आपको कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनमें प्रॉफिटेबिलिटी है, जिनका मुझे फ्यूचर भी अच्छा दिखता है, 6 सेक्टर आ जाते हैं। तो मैं 1.5 लाख करोड़ रुपया ऐसे मार्केट कैप को दे नहीं सकता। और अगेन ये आप जितने स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद में, चाहे वो सुजलोन लिस्टिंग में कहा था, बाद में नीचे आ गया, आज बढ़ा, 5 साल के बाद स्टॉक अपनी हकीकत पे आ ही जाता है। सही है। और अभी तो इस स्टॉक को 5 साल हुए ही नहीं है और जमीन इसको अभी से दिखने लगी और 2 दिन से 40% गिर भी गया है। गिर तो रहा है बेचारा। तो अब ये उदाहरण इसलिए दिया आपको आईपीओ का कि देखो महिंद्रा लॉजिस्टिक का आईपीओ 6 साल पहले आया। ओके, 420 रुपए में आईपीओ आया था, 20-21 के भाव में आईपीओ आया था, एग्जैक्ट रेट नहीं मिला मुझे। अब वहां से लेके 6 साल के अंदर में कंपनी की सेल 5 गुना हो गई है। स्टॉक उसी प्राइस में मिल रहा है। अच्छी कंपनी, बुरा समय। अब यहां पर अच्छी कंपनी बुरा समय के साथ साथ सेक्टर का समय भी बुरा है। इस बार सबसे अच्छा ये हो रहा है कि हर्षद मेहता की तरह 2008 की तरह पूरा मार्केट बढ़ रहा है, सारे स्टॉक चल रहे हैं, ऐसा मार्केट बिल्कुल नहीं है। मार्केट सेक्टर स्पेसिफिक है, मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक है। अब जो चीज 15,000 सेंसेक्स इंडेक्स नीचे था तब 800 बिकी, अभी 400 में मिल रही है। तो ये सेक्टर ही 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब मुझे ये सेक्टर आगे 10 साल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये कौन सा सेक्टर है? ये है लॉजिस्टिक सेक्टर। ओके, ये सेक्टर मुझे आगे 10 साल बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? 2006 में जहां भारत चाइना था, आज वहां भारत है। यदि अगले 15 से 20 साल के अंदर में हमने चाइना से 30-40% भी ग्रो कर लिया उसके कंपैरिजन के अंदर में, तो बिना लॉजिस्टिक सेक्टर के देश की तरक्की हो नहीं सकती। लॉजिस्टिक सेक्टर 80% जीएसटी से पहले अनऑर्गेनाइज्ड था, अब ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड हो गया। और महिंद्रा जैसा ग्रुप है जो बड़ा प्ले भविष्य में बनेगा। तो अभी इस कंपनी के अंदर में इन्होंने 2 कंपनियां टेक ओवर की थी, लिविगो और ये अपनी एक टैक्सी वाली कंपनी थी मेरू। तो मेरू को इन्होंने टेक ओवर किया, उसके कारण से कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ लॉस आया। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी मैंने लास्ट परसों कॉल सुना, मैनेजमेंट ने कहा कि 6 महीने में ये ब्रेक इवन पे आ जाएगी। अच्छा, तो मेरे लिए तो 6 महीने और पैसा लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अब इस कंपनी का लॉजिस्टिक सेक्टर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, कंपनी पे हम बाद में चर्चा करते हैं। भारत में पीएलआई स्कीम के बाद में और जीएसटी के बाद में लॉजिस्टिक सेक्टर पूरा ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रहा है। बराबर है। पूरी दुनिया के अंदर में जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं उनमें लॉजिस्टिक जो जीडीपी का 7-8% कॉस्ट आती है, जो भारत में 13-14% आती है।
मोदी जी ने कल निर्मला सीतारमण ने कल बजट में बोला कि 2047 के अंदर में भारत एक विकसित देश होगा। भारत जिस दिन विकसित देश होगा उस दिन तो महिंद्रा लॉजिस्टिक 100 गुना हो चुका होगा। बट इस प्रोसेस में ही महिंद्रा लॉजिस्टिक बढ़ना शुरू हो गया। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हर क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के हर क्षेत्र में। दूसरा, मुझे इस कंपनी के अंदर में वो डर नहीं है कि ये कोडक कैमरा जैसा टेक्नोलॉजी आएगी, ऊपर जाके शेयर वापस खराब हो जाएगा, नोकिया फोन जैसा हो जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक सेक्टर को खत्म नहीं कर सकती। आपके पास मोबाइल यदि घर पे ड्रोन से आएगा तो महिंद्रा लॉजिस्टिक ड्रोन से भेजेगा। बरोबर। तो ये सेक्टर, पहला तो सेक्टर में कोई डर नहीं। दूसरा, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, इसमें डर नहीं है। हम इसमें पैसा लगा के बैठते जाएंगे जब तक कि ये प्रॉफिट में आके 1000 रुपये से ऊपर नहीं निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरा तो 800 जब हुआ तब भी मेरा शेयर फ्री हो चुका है। ऑलरेडी मेरे पास फ्री के शेयर है, मैंने वापस इसमें एंट्री करी है। और मैं हमेशा शेयर वीकली SIP करके खरीदता हूँ। ये आप लोगों को बहुत समझने की बात बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ ट्विटर में कि वीकली SIP जब आप स्टॉक में डायरेक्ट करते हैं, ऐसा स्टॉक ढूंढ के, तो मैंने इतने दिनों में एक चीज़ देखी, इतने सालों में, शुक्रवार के दिन 3 से 3:30 के बजे जनरली शेयर नीचे प्राइस से मिलता है क्या पूरे वीक के अंदर में। तो मैं 3 से 3:30 के बीच में शुक्रवार को खरीदता हूँ। उसका रीजन है कि शनिवार रविवार लोग अपनी पोजीशन बना के नहीं जाते, कोई घटना दुर्घटना घट जाए। ये एक्चुअली आपने देखा ये यस, आप देखना उठा के किसी भी स्टॉक को, यदि वो तेज हो रहा है या मंदा हो रहा है, आपको बेस्ट प्राइस जो है वो मिलती है। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मेरे मन में ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगा, तो मैंने हर वीक, मैं कम से कम, मुझे यदि किसी स्टॉक में 1 करोड़ रुपया लगाना है तो मैं उसके 26 हिस्से कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये एक्यूमुलेशन के दौर में बाइंग करनी है। 26 हिस्से मतलब 26 सत्ता मुझे हर शुक्रवार को महिंद्रा लॉजिस्टिक 3 से 3:30 के बीच में खरीदना है। लोग बोलते हैं टाइमिंग नहीं करना चाहिए, टाइमिंग कोई कर नहीं सकता, पर मैं मेरी टाइमिंग बताऊंगा। मार्केट को टाइमिंग 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए नहीं किया जा सकता, पर मेरा कॉन्फिडेंस ये बोलता है कि मार्केट को 1 साल 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग टाइम कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको उदाहरण दूंगा अभी। तो ये जो स्टॉक है आप वीकली मैं खरीदता जाऊंगा, इकट्ठे होते जाएंगे। जैसे ही ये स्टॉक मेरी एवरेज प्राइस से डबल से निकलेगा, मैं हर वीक बेचना शुरू कर दूंगा। अच्छा, लेना भी वीकली और बेचना भी वीकली है। मुझे मेरे स्टॉक को केवल 0 कॉस्ट को 100 गुना में बेचना है। मुझे मालूम है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक 2500 हो जाएगा, मुझे वहाँ तक रखना ही नहीं है। केवल 0 कॉस्ट के शेयर को रखना है और उसको 2500 में भी नहीं बेचना है, मिनिमम 10 साल रखना है। मैं किसी भी 0 कॉस्ट के स्टॉक को 10 साल से कम में बेचता ही नहीं। और स्टॉक को मुझे जब बेचना पड़ता है जब मुझे लगता है कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया। तो मेरी 80% कंपनी में तो फ्रॉड होने के कोई चांस ही नहीं, जो टाटा, महिंद्रा, गोदरेज की बराबर है। 20% कंपनी में हो सकता है। मैं आज मान लो कोई कंपनी का बहुत अच्छा शेयर है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, कल उसके मैनेजमेंट में कहीं फ्रॉड हो गया, कोई लफड़ा झंझट हो गया, शेयर खराब हो सकता है। सत्यम का उदाहरण सामने ही सबके। आप कोई कंपनी बताइए ना जिसमें हुआ ऐसा आपके साथ। मेरे साथ तो अभी तक किसी कंपनी में नहीं हुआ, क्योंकि मैं लेता ही नहीं ना। पहला ही फिल्टर ही आपका स्ट्रांग है, बरोबर। पहला फिल्टर स्ट्रांग है। और 20% के अंदर मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया, यूनिक उदाहरण है बायोकॉन। अब बायोकॉन का मैनेजमेंट, किरण मजूमदार साहब बायोकॉन चला रही है, आज से 25 साल बाद कोई नया आदमी आए, फ्रॉड कर दे, 0 हो जाए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट आज तो कंपनी अच्छी है, समय बुरा है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी हो गई बायो सेक्टर के अंदर में। इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी टेक ओवर की है। इनकी जो सिंजन इंटरनेशनल है वो बहुत ही प्यारी कंपनी है। और अभी बायोलॉजिक्स के ये इशू लेके आएंगे या इसको कुछ स्टेक ये सेल करेंगे अपना डेट घटाने के लिए। तो जब ये चीज़ें न्यूज़ बन के आएगी तब स्टॉक बढ़ चुका होगा। आज अच्छी कंपनी है, पूरा समय। समझ गया। अपने एक बार इसका बायोकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 साल पुराना प्राइस है। यस। तो 10 साल पहले इसका दाम चलता था 62 रुपया। ठीक है, ठीक है। और इसमें बोनस हो गया, ये 62 का भाव दिखा रहा है। हाँ। 2 बार बोनस आ चुका है इसमें, 2 बार नहीं 3 बार बोनस आ चुका है इसके अंदर में। हाँ, वो प्राइस एडजस्ट हो रहा था बोनस का। यस। ये 5 साल पहले इसका प्राइस था 333। यस। और आज का डेट में प्राइस है 275। यस। तो कंपनी ने परफॉर्मेंस तो नहीं दिया, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिया। अब आप कह रहे हैं अच्छी कंपनी, तो अच्छी कंपनी को जरा ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करिए। यस, अच्छी कंपनी इसलिए है कि ये इतने सालों में तो नहीं दिया। अब आप ये सोचो कि 5 साल तक तुमने इसमें पैसा ही नहीं लगाया होगा, राइट। आज आप इस प्राइस को देख रहे हो। हमने जब पहली बार जब पैसा लगाया, वो पैसा हमारा 2 साल में ही फ्री हो गया।
तो हमारे पास बायोकॉन उस समय 0 कॉस्ट के पड़े, 1 पे 2 बोनस दिया, 1 पे 1 बोनस दिया, वो पैसा हमारा आज मैं खुद बोल रहा हूँ कि कोरोना में जब 15 दिन बाद मार्केट वापस रिवाइव किया तो सबसे पहला ये शेयर था जो 280 से 450 हो गया था। ठीक है, वहां जाके अब कोई कंपनी का मैनेजमेंट कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर ले, इसको आप जज करना आपके लिए बहुत मुश्किल है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैनेजमेंट के, और उसने कंपनी टेक ओवर कर ली। कंपनी टेक ओवर करने से कंपनी के अंदर में 18-20 हज़ार करोड़ का डेट आ गया। अब कंपनी उसी डेट को रीपे करने के लिए शायद सिंजन की कुछ स्टेक बेचे, जो अभी चल रही है बातचीत, कुछ बायोकॉन बायोलॉजिक्स की स्टेक बेचे। अब जिस दिन ये खबर आएगी मार्केट यदि 70,000 का 50,000 भी होगा तो बायोकॉन आपको 400 दिखेगा, क्योंकि ये सब स्टॉक मार्केट के हिसाब से अभी तक चले ही नहीं है। तो इसीलिए इस बार का जो मार्केट है आपको हर समय इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। रही बात, अब मैं आपको एक टाइमिंग की बताता हूँ। 2022 में मैं इतने सालों से क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके अंदर मन बोलता है जो आपको पेपर में लिखी हुई दिखती नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि यार ये भाई कोई एस्ट्रोलॉजी तो नहीं करता, जबकि मेरा एस्ट्रोलॉजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं, ईश्वर पे बहुत भरोसा है, एस्ट्रोलॉजी पे 0 भरोसा है मेरा। मैंने 2022 में जब इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व लगातार बढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि अमेरिका ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट 13-14% हो जाएगी। तो मुझे लगा कि यहाँ कहीं ना कहीं इसको रोकेंगे, और जैसे ही रोकेंगे गोल्ड का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दिवाली के दिन मैंने एक ट्वीट किया कि आज दिवाली को मैं 50,600 के अंदर में गोल्ड खरीद रहा हूँ और मैं मिड कैप स्मॉल कैप बेच रहा हूँ। मैं लार्ज कैप में आज तक कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने लगाता ही नहीं हूँ, और मिड कैप स्मॉल कैप बेच के गोल्ड खरीद रहा हूँ। अगले दिवाली से पहले मैं किसी कीमत पे गोल्ड को 61,000 में बेचूंगा। लोगों ने बहुत ट्रोल किया कि गोल्ड 20% बढ़ता है क्या, और साथ में ये लिखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में मार्च में सेल लग जाएगी, अप टू 50% जब सेल लगेगी तो मैं गोल्ड बेच के मेरे वापस मिड कैप स्मॉल कैप खरीदूंगा, जो मैं अभी प्रॉफिट, मैं लॉस पे कोई शेयर बेचता नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, मार्च से पहले गोल्ड 61,000 हो गया, और मार्च में सेल वाकायदा लगी हुई थी, और मैं अभी भी ट्विटर पे लिख रहा हूँ। आज हम जनवरी में बैठे हैं, मैं दिवाली के दिन फिर लिखा हूँ कि इसी मार्च में मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल में फिर सेल लग जाएगी। अब ये क्यों, कोई घटना होने वाली नहीं है, जो मैं इतने सालों से लगातार देख रहा हूँ। मार्च महीने के अंदर में लोग, इन्वेस्टर, ट्रेडर, इतने एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक आदमी को एक फाइल के अंदर में 5 करोड़ का टैक्स भरना है, इतना प्रॉफिट कमाया है, तो वो उस फाइल में जितने लॉस के शेयर हैं वो वाइफ के अकाउंट में शेयर खरीद लेता है, मेंटेन करके इधर लॉस बुक करता है, टैक्स बचाता है। ये इतने एडजस्टमेंट मार्च महीने में होते हैं। एडवांस टैक्स पे करना, कंपनियों के भी एडजस्टमेंट होते हैं। इन एडजस्टमेंट के अंदर में लार्ज कैप पे तो फर्क पड़ता नहीं, लार्ज कैप में फर्क पड़ता नहीं। रिलायंस आप 10 लाख शेयर भेज दो, 5 रुपये नीचे में बिक जाएंगे रिलायंस, पर जब आप मिड कैप स्मॉल कैप बेचने जाते हो तो नीचे के सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अभी पैसा लोगों को भाव देख के कमाई हो रही है वो लोग कमाई समझ बैठे हैं, ये गलती है। क्योंकि जो शेयर रोज सर्किट मार के ऊपर बढ़ रहा है उसमें तो आप कहीं ना कहीं 20-30% प्रॉफिट बुक करके दूसरे ऐसा शेयर पकड़ लेते हैं। जब मार्केट खराब होगा तो वो 90% तक नीचे का सर्किट मारता रहेगा और आपका माल बिकेगा नहीं। आज भी आप कलकत्ता में ही देख लोगे, बहुत सारे लोगों के पास हर्षद मेहता के समय बोरियां भर के शेयर पड़े हैं। तो ये जो तेजी इस तरह की चलती है, और यदि आपकी वैल्यू कंपनी अच्छी नहीं है तो प्राइस को आप प्रॉफिट मत समझो। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली थ्योरी है आपकी, और ये मार्केट में एक स्टॉक 20% जो चलते हैं छोटे वाले, आपको तकलीफ नहीं होती है, फोमो नहीं होता है कि यार ये क्या बात हो गई यार? मैं आपके शब्द में से एक शब्द निकालता हूँ, सेंटेंस में से, कन्विक्शन। शेयर बाजार के अंदर में जितने लोगों ने पैसा बनाया केवल इस वर्ड पे स्टिक रहे, कन्विक्शन। आपको किसी ने खबर दी और आपका कन्विक्शन नहीं है तो वो मल्टीबैगर बनेगा, पर 100 रुपये की जगह 80 हो गया और आपका शेयर लॉस में बिक जाएगा, क्योंकि आपको कन्विक्शन नहीं है। वही शेयर यदि आपने स्वयं ने फंडामेंटल रिसर्च किया है और आपका कन्विक्शन है तो आप 100 रुपये का 80 रुपये होने पे और खरीदेंगे। आज तक आप ये सुनते आए हैं कि गिरते समय में एवरेज नहीं करना चाहिए। जब मेरे बैक ऑफ द माइंड में है कि टाटा या महिंद्रा की कंपनी जीरो नहीं होगी, और आप ये मुझे कन्विंस भी नहीं कर पाओगे कि महिंद्रा लॉजिस्टिक इन परिस्थितियों में जीरो हो सकती है। जीरो कंपनी होती है जब मैनेजमेंट में कोई फ्रॉड होता है,
कंपनी तकलीफ में आती है तो टाटा महिंद्रा जैसे ग्रुप अपनी ग्रुप कंपनियों से इन कंपनियों को उठा देते हैं। तो इसलिए इन कंपनियों के जीरो होने की संभावना नहीं रहती है। अब शेयर बाजार में लोग इन्वेस्टर भी जो पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं, भैया हमने तो बोले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था पर शेयर 5 रुपये हो गया। साहब आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, आपने क्या किया था कि जो शेयर प्रॉफिट में था उसको तो आप बेच गए, जो लॉस में था उसमें आप लॉन्ग टर्म निवेशक बन गए, इसलिए वो पैसा गिर गया। तो शेयर मार्केट में मुझे जो इतने साल का अनुभव से मुझे लगता है कि पैसा कमाना थोड़ा सा इजी क्यों हो गया मेरे लिए। शेयर बाजार में नॉलेज केवल 20% काम करता है। अरे केवल 20% आप कहीं से पढ़ लिख के आ जाए, कितना ही ज्ञान हो, पैसा कमाया जा सकता है 80% आपकी साइकोलॉजी पे पकड़ हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने किसी ने भी 3 स्टॉक खरीदे, खूब फंडामेंटल रिसर्च किया, बढ़िया पढ़ाई लिखाई की, खूब नॉलेज है, 3 स्टॉक खरीदे, तीनों स्टॉक की कॉस्ट 100 रुपया थी। 6 महीने तक मार्केट चला पर एक भी स्टॉक 10 रुपये में घूमता रहा, रेंज बाउंड घूमता रहा। अचानक 7वें महीने में एक स्टॉक 150 हो गया। आपने कहा यार 3 खरीदे हैं, ये 150 के, इसको बेच लें तो मेरा ओवरऑल रिटर्न 10-12% बैठ जाएगा। आपने उस स्टॉक को बेच दिया। अब उस स्टॉक को बेचा और वो अगले 15 दिन के अंदर में 250 हो गया। होता है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं। अब आप जो खुशी थी 50 रुपये कमाने की, खुशी उड़ गई, क्योंकि अब आपको लगा मैं रॉन्ग हो गया। जहां मैंने 6 महीने रोका वहां 1 महीना और रोक सकता था। सेम चीज दूसरा स्टॉक जब 150 हुआ, आपने कहा जो गलती पहले स्टॉक में की अब वो नहीं करूंगा। वो गलती आपने की नहीं, वो स्टॉक 80 रुपये हो गया। अब आप फिर रॉन्ग हो गए। तीसरा स्टॉक जब 100 का 150 हुआ, ये देखो साइकोलॉजी कैसे आदमी को रोकती है। 150 हुआ, अब आपने कहा एक काम करते हैं यार, इसका 50% बेचते हैं और 50 रख लेते हैं, दोनों साइड ही रॉन्ग नहीं होंगे। आपने उसको 50% बेच दिया, स्टॉक आपका 100 रुपया आ गया। आपने उसको फिर खरीद लिया 50%, फिर 150 हुआ, आपने फिर बेच दिया, फिर स्टॉक 100 रुपया आया, फिर आपने खरीद दिया, फिर जब 150 आपको लगा कि यार ये तो हर बार 100 पूरे ही बेच देते हैं, आपने पूरे बेच दिए उसको। 150 का स्टॉक वापस 90 रुपये। अब आप खुश, पूरा डिफरेंस मिल गया, अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हो। फिर वो स्टॉक 150 गया, फिर आपने पूरा बेचा, फिर वो 100 आ गए, फिर आपने खरीद लिया, अब आप और कॉन्फिडेंट हो गए हो। फिर वो स्टॉक 150 गया, आपने पूरा बेचा, वो स्टॉक 180 चला गया। 180 चला गया, आप तो 100 का वेट कर रहे हो, पर आप इतने होशियार हो, अपने आप को गलत मानने को तैयार नहीं हो। वो स्टॉक मार्केट गिरा, 155 आया, पर आपको तो अपने आप को गलत ठहराना नहीं कि 5 रुपये में कैसे लूँगा। आपने उस स्टॉक को नीचे का वेट किया, वो स्टॉक वापस 180, 90, 210, 220 होता गया, ऊपर नीचे होता गया, पर 150 के नीचे नहीं आया। आप वेट करते रहे, उस स्टॉक, वो स्टॉक का 70,000 रुपया, दैट इज टाइटन। ये एक्चुअल स्टोरी है। तो ऐसे टाइटन तो सबके पास था। ये जो भाव देख देख के और ये जो ट्रेडिंग कर करके शेयर हाथ से छूट जाते हैं तो आपके पास नहीं रहते। इसलिए यहाँ होशियारी कोई काम नहीं आती है, साइकोलॉजी। आप हर समय शेयर मार्केट में रॉन्ग रहेंगे, ये मान के चलो। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि टॉप में बेचना और लो में खरीदना ये मूर्खों का काम है, कि बाई चांस लो हो गया और बाई चांस टॉप हो गया। दिमाग लगा के ऐसा कर नहीं सकते। तो स्टॉक, मेरी जो स्ट्रेटेजी है कि आम आदमी के लिए अच्छा शेयर कंपनी का खरीदे और डबल होने पे आधे बेच दे और आधे फ्री कर ले, फिर उसको अगले 10 साल तक नहीं बेचे। कंपनी की कॉल सुनते रहें, कंपनी का प्रेजेंटेशन पढ़ते रहें। और जैसे कोई व्यक्ति, आप पूछो कि यार आज से किसी 18 साल के बच्चे ने काम शुरू किया शेयर बाजार में, वो नुकसान नहीं करे आपके और मेरी सलाह के बिना भी, तो ये बहुत अच्छी बात आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ। ये दिमाग में बैठा लो, जो बच्चे नया काम करें, आजकल बच्चे सारे एफएनओ में से शुरुआत करते हैं और फिर 2 साल बाद कस्में खानी पड़ेगी कि अब हम शेयर बाजार में कभी नहीं आएंगे। तो जो बच्चे काम कर रहे हैं, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ, आपको स्टडी करके जो स्टॉक और जो सेक्टर अच्छा लगे उसकी वैल्यू बाइंग करें। अच्छी कंपनी का बुरा समय। अब मैं आपको एक महिंद्रा का उदाहरण दिया, एक उदाहरण और देता हूं, टाटा का। टाटा की जो अच्छी कंपनी उसका बुरा समय, रैलिस इंडिया। ठीक है, अब रैलिस इंडिया में भास्कर भट्ट साहब को ले आए,
4-5 साल पहले। रियल इंडिया 15 साल से कोई नया रिसर्च कर ही नहीं रही थी, अभी उन्होंने रिसर्च चालू किए, 9 प्रोडक्ट आ गए। अब अच्छी कंपनी बुरा समय, आप कोरोना के समय भी देखोगे तो 200 रुपये मिल रहा था, अभी बढ़ा है पिछले 20 दिन में 25 दिन में, नहीं तो 210 रुपये के आसपास चल रहा था। ड्राइविंग सीट चेंज हो गई है, 50-60 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है, अच्छी कंपनी बुरा समय। यदि नया व्यक्ति जिस सेक्टर के अंदर में पैसा लगाना चाहे, टाटा, महिंद्रा और गोदरेज की कंपनी, और यदि इन कंपनियों में पैसा नहीं आपको कोई शेयर ढूंढ रहा है, मत लगाओ उस सेक्टर में। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आपको सारे सेक्टर में पैसा लगाना है। स्टार्ट कम से कम इन कंपनियों कर ले, आपका पैसा जीरो बिल्कुल नहीं होगा। 1% चांस, रेयर चांस है कि ये कंपनियां कभी जीरो होगी। मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग, और टाटा की कंपनी भी हो, अभी आया टाटा टेक्नोलॉजी का इशू, इस कंपनी में भी 3 साल 5 साल तक पैसा मत लगाना, क्योंकि लिस्टिंग के समय कोई भी ग्रुप हो, आपको वैल्यू बाइंग नहीं हो सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरुआत में लोगों को इन कंपनी में करना चाहिए, देन धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस आएगा, आप अपने आप अच्छे मैनेजर को ढूंढना शुरू कर दोगे। जिसको मैनेजमेंट नहीं ढूंढना आता अच्छा, ये सबसे बढ़िया और साधारण तरीका है। बहुत सही है, बहुत सही है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे मैं साथ साथ अपना स्टॉकेज में कुछ कर रहा था ताकि आपको मेरी सारी वही कंपनी अभी मिलेगी जो नाम ले रहा हूँ, जो अभी पिछले 5 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रही है पर अच्छे ग्रुप की कंपनी है। अच्छा, अच्छा ग्रुप, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बिजनेस हाउसेस बना रखे हैं, बिजनेस, उसमें हर बिजनेस हाउस का कंपनीज है, पूरा हमने लिस्ट बना रखा है। पहली प्रायोरिटी मेरी ये थी कि कोई बिजनेस हाउस की कंपनी खरीदा जाए। करेक्ट। तो अब महिंद्रा में चलते हैं। महिंद्रा के अंदर मैं देख रहा हूँ कि जो लास्ट 5 साल से महिंद्रा लॉजिस्टिक ने 17% नेगेटिव रिटर्न दिया। यस, पर मैंने बोला कि हमने 2 साल पहले 800 750 में बेचे, हमने 290 का खरीदा हुआ माल कोरोना में 700 हो गया, हमने तो 600 में बेच के भी फ्री कर लिए। तो आपको ये चीज मिलेगी, आप एब्सोल्यूट रिटर्न 5 साल 6 साल मत दो। जिस दिन ये एक देखो, मैंने एक अपार इंडस्ट्री ट्वीट किया था 420 रुपए के अंदर में। अब अपार इंडस्ट्री तो 400-600 के रेंज में मार्केट चल रहा था, अचरे कचरे सब शेयर चल रहे थे, चल ही नहीं रहा था। तो उस दिन यदि हम बैठते तो आपको अपार इंडस्ट्री का पिछले 5 साल का रिटर्न नेगेटिव दिखता, पर आपने जीरो कॉस्ट करके रख लिया और 10 साल 15 साल रखने का विजन बना लिया, तो अपार इंडस्ट्री 1000 तक उसको पसीना आया चलने में। 1000 के बाद अभी तो जितने का शेयर बताया उतना रोज बढ़ रहा है, 6000 रुपये हो गया। मेरा वोल्टाम जो मैंने ट्विटर पे लिखे बता रहा हूँ, 800 में लिया, पूरा मार्केट चल रहा है, वोल्टाम चल ही नहीं रहा है। जब चलने लगा तो एक दिन में 800 बढ़ रहा है, आज 8000 हो गया। तो आप जब निवेशक है, लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो आप जैसे फिक्स डिपॉजिट को 8 साल की फिक्स डिपॉजिट को रोज उठा कर नहीं देखता ना कि मेरा कितना रिटर्न आया, वैसे ऐसे शेयरों को वहां तक ही देखें जब तक कि वो डबल होकर जीरो कैश नहीं हो जाए। हम एब्सोल्यूट रिटर्न में तो हमको हमेशा माइनस दिखेगा, पर मैं आज 400 में लॉजिस्टिक खरीद क्यों रहा हूँ कि जो लॉजिस्टिक 2 साल पहले 800 बिका, चूंकि उन्होंने 2 कंपनियां टेक ओवर करी, बैलेंस शीट में लॉस आया, कौन कॉल के अंदर में हमको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आज यदि बुरा समय, यदि आपको महिंद्रा लॉजिस्टिक के अंदर में प्रॉफिट दिखेगा तो 400 में मिलेगा थोड़ी। हमारे लिए तो ऑपोजिट ही है, कंपनी के 70,000 के इंडेक्स में कौन सी कंपनी ढूंढे। तो मेरी हर कंपनी जो मैं आज खरीद रहा हूँ, आपको सब में ऐसा ही रिटर्न दिखेगा। अच्छी कंपनी का बुरा समय यही हुआ ना। समझ गया। तो मैं एक्चुअली ये समझने की कोशिश करता कि आइडेंटिफाई कैसे करें, ये तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? लॉजिस्टिक, महिंद्रा लॉजिस्टिक। देखो, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सेक्टर अभी नहीं चला है। मैंने दिवाली पे लिखा फार्मा सेक्टर और लॉजिस्टिक सेक्टर, ये नहीं चले 2 साल से। लॉजिस्टिक की लगभग कोई भी कंपनियां नहीं चली, सेक्टर लगाड़ रहा, ठीक है। अब लॉजिस्टिक सेक्टर में मुझे पैसा लगाना है, चूंकि मैं तो महिंद्रा में पहले भी लगा के फ्री कर चुका हूँ मेरी क्वांटिटी को, तो मुझे सबसे अच्छी कंपनी इसके अंदर में यही लगती है। मुझे एक सेक्टर में एक ही कंपनी खरीदनी थी, पहली प्रायोरिटी टाटा, महिंद्रा, गोदरेज को पहली प्रायोरिटी उनको। अब जैसे आप देखो, गोदरेज जब मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 3 साल पहले लिख दिया था कि अगले 10 साल, आज तो सारे लोग रियल एस्टेट देख रहे हैं, तब मैंने साथ में लिखा कि मेरी चॉइस के शेयर हैं गोदरेज प्रॉपर्टी और महिंद्रा लाइफ स्पेस। चूंकि गोदरेज प्रॉपर्टी उस समय महंगी लग रही थी मुझे महिंद्रा लाइफ के स्पेस के कंपेरिजन में, तो मैंने महिंद्रा लाइफ में पैसा लगा दिया, तो वहां मुझे वैल्यू बाइंग मिली। अब वो वैल्यू बाइंग की वजह से महिंद्रा लाइफ आज 8 गुना हो गया। पिछले 1 साल में देखोगे तो महिंद्रा लाइफ का रिटर्न नहीं, जबकि मेरा शेयर 8 गुना है। अब फिर वो लेगार्ड है, फिर जब वो परफॉर्मेंस दिखाएगा फिर महिंद्रा लाइफ यहाँ से फिर आगे चला जाएगा। तो आइडेंटिफाई तो आपको उस ग्रुप में जाके करना पड़ेगा। 2 चीज, सेक्टर यदि चल गया तो महिंद्रा लाइफ ने लॉस दिखा के बोनस डिक्लेयर कर दिया 1 पे 2, क्योंकि सेक्टर चल रहा था।
तो हमें फर्स्ट सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उस ग्रुप की कंपनी भी महंगी मिलेगी आपको। एक मैंने नियम और बनाया है, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं किसी भी मेटल या साइक्लिकल शेयर में पैसा ही नहीं लगाता। अच्छा। भले वो टाटा की कंपनी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर जीरो कॉस्ट का शेयर अगले 15-20 साल में 100 गुना होना चाहिए, होगा ऐसा मुझे लगता है। तो साइक्लिकल शेयर जो है ये ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं। एक साइकिल के अंदर में 80 रुपये होकर टिस्को 800 हो जाता है, फिर 80 हो जाता है। यदि किसी ने टिस्को के अंदर में 1992 में 500 रुपये पैसा लगा के रख लिया तो बेचारे ने 2014 तक 500 के भाव देखे। हिंडाल्को में भी सेम ही हुआ कि जब मार्केट गिरता 2008 के अंदर में हिंडाल्को 53 रुपये आ गया था। तो आपने अच्छी कंपनी में भी पैसा लगाया, पर आप लगा के मल्टी बिगर वाली स्थिति सोच रहे हो कि लगा के भूल जाओ, तो ये मेटल में और साइक्लिकल शेयरों में मल्टी बिगर्स नहीं बनते। मैं शुगर सेक्टर में पैसा नहीं लगाता, मुझे तो वो सेक्टर चाहिए जो हमेशा चलता रहे। तो बेसिकली ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ। यदि महिंद्रा लॉजिस्टिक में सेल ग्रोथ नहीं दिखती तो मैं पैसा नहीं लगाता। शेयर नीचे आपको मिल रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं आया, कंपनी लॉस में आ गई, 2 कंपनी टेक ओवर करने की वजह से। और तीसरा मैंने एक नियम अभी नया बना लिया पिछले 2-3 साल से, जो कंपनी कॉन कॉल नहीं करती, अच्छा, मैं उसका शेयर ही नहीं खरीदता। मेरा पहली क्राइटेरिया हो गया कि यदि कंपनी कॉन कॉल नहीं कर रही है तो मैं उसका शेयर नहीं खरीदता, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी नहीं खरीदता। उसका कारण बताता हूँ। 36 साल में भगवान ने अनुभव ने मैं ये दे दिया है कि जब मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोलता है, एक तो लिखा हुआ देखना और एक सुनना, मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि इसकी बात को कितना मानना चाहिए। दूसरा, टाटा, महिंद्रा, गोदरेज जैसे जब कॉन कॉल पे बोलते हैं, ये लोग कंजर्वेटिव है, ये लोग कंजर्वेटिव टारगेट देते हैं, तो इनकी बातों को हम 95 में से 100% मान लेते हैं। बट आज यदि बायोकॉन बोलेगा, दूसरी जो भी कंपनी इन कंपनियों के अलावा बोलेगी, वो भी अच्छे लोग हैं, उनकी बातें भी कंजर्वेटिव हो सकती है, बट हम उनके 2.5 साल 3 साल पुराने कॉन कॉल लगातार सुनते हैं और देखते हैं कि इनने 1.5 साल पहले क्या टाइम दिया था और वो कितने टाइम में इन्हें अचीव किया। उसके आधार पे हम परसेंटेज निकालते हैं कि इनकी बातों को कितना एड पार लेना है और कितना नहीं लेना है। बिना कॉन कॉल के हम किसी भी स्टॉक के अंदर में, और जब से ये कॉन कॉल मिलने लग गए, अवेलेबल आपके कारण अवेलेबल हो जाते हैं हमको कॉन कॉल, तो जब से कॉन कॉल सुनने लगे अब हमें लगता है कि मैनेजमेंट से मिलने की भी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि और मैनेजमेंट से तो वो फंड मैनेजर से मिले जिन्होंने पब्लिक का पैसा लगा रखा है। हमें तो अपना निवेश हमने इन कंपनी में कर रखा है, हमें टाटा से मिलने की कोई जरूरत नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है। सही बात है। और हमें यदि ग्रोथ दिखने लग जाएगी, बैलेंस शीट में आ जाएगी, तो फिर प्राइस नहीं मिलेंगे। करेक्ट। एक बार एग्जांपल लेते हैं, महिंद्रा लॉजिस्टिक की एग्जांपल लेते हैं। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जनरल अपने बातें कर रहे हैं। तो ये मार्च 2022 का बैलेंस शीट में 27% ग्रोथ था इसका रेवेन्यू का। तो ये एक्चुअल में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ था कि कोई और कंपनी, तो वो भी देख लेते हैं कि स्टैंडअलोन में ग्रोथ था कि स्टैंडअलोन में ग्रोथ था। स्टैंडअलोन में आज भी प्रॉफिट में कंपनी, ये तो कंसोलिडेटेड में लॉस है। क्योंकि वो 2 कंपनी जो रिविगो इसने टेक ओवर की थी। कल परसों में जब कौन को एक ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि सर जब 2 साल से कंपनी तकलीफ दे रही है तो कंपनी को बेच ही क्यों नहीं देते आप? तो उनके जवाब से मेरे को इतनी संतुष्टि हुई कि इस तरह की कंपनी हम कम से कम 7 साल के लिए लेते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी, इनके कारण से जो ब्रांच एक्सपेंशन मिला, वो कंपनियों को हम 7 साल के लिए लेते हैं। आज आप देखो कि जो कभी जीवन में ही प्रॉफिट में नहीं आई थी, वो टैक्सी वाली कंपनी मेरू आज इनके पास है, आज प्रॉफिट में आ गई। अब ओला का जब पब्लिक इशू आएगा और 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिलेगा, तो ऐसा लगेगा महिंद्रा तो मतलब महिंद्रा तो फ्री में मिल रही है। अच्छा, ये 100% मेरू को ले लिया? यस, 100% ले चुका है। और ये अभी पब्लिकली टैक्सी नहीं चल रही, कॉर्पोरेट में चल रही टैक्सी। और ये महिंद्रा लॉजिस्टिक के हर क्षेत्र में। समझ गया मैं। तो आपने एक्चुअली में घोल के पी लिया इसका? मैंने मतलब आप यदि मुझे बोलोगे खाली महिंद्रा लॉजिस्टिक पे आपको 2 घंटे बोलना है तो मैं बिना कागज कलम लिए बोलूँ। समझ में आ गया। मेरे सभी कंपनियों के साथ मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे कंपनी के शेयर का चलने का नेचर, और मुझे डे टू डे ट्रेडिंग करनी रहती नहीं है। तो मैं कंपनी की हर जानकारी, हर स्टॉक की, मेरे बेटे ने सबसे पहले रिसर्च इसी का किया। अच्छा। अब इसको रिसर्च करने का फायदा ये हो गया कि अब ये इस कंपनी के बारे में और पूरी दुनिया में लॉजिस्टिक सेक्टर क्या कर रहा है, चाइना में लॉजिस्टिक सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई, अमेरिका में कितनी हुई, ये सब इसको लॉजिस्टिक जहाँ वर्ड आता है इसको पढ़ने की इच्छा करती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और एक कंपनी में डिस्कशन करते हैं हम। एक्चुअली महिंद्रा लॉजिस्टिक काफी डिस्कस कर लिए, कोई और एक कंपनी बताइए।
जो अभी इन दिनों में मुझे अच्छी लग रही है वो रैलीज इंडिया का टाटा का ले सकते हैं। हाँ चलिए रैलीज ही लेते हैं। हाँ ठीक है। अब रैलीज का भी आपको नेगेटिव ग्रोथ दिखेगा। हाँ मेरी सब जगह थ्योरी एक ही अप्लाई करेगी। आप मेरे कोई भी स्टॉक को देखेंगे ना, जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई, सेक्टर एग्रोकेमिकल्स खराब कर रहा है पिछले 2 साल से, तो सेक्टर खराब कर रहा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। अब सेक्टर में मुझे टाटा की, महिंद्रा की कंपनी देखनी है। महिंद्रा की एक ईपीसी है पर वो इसमें नहीं है एग्रोकेमिकल्स में। टाटा की ये जो रैलीज है ये एग्रोकेमिकल्स में, सीड्स में। ये कंपनी ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी रिसर्च में पैसा लगाया है। अभी इनके 9 प्रोडक्ट पिछले क्वार्टर में आए हैं और एग्रोकेमिकल्स अगले 6 से 8 महीने में बॉटम आउट होता हुआ दिखने लगा है। ओके तो दिखने लगा, जब वो बॉटम आउट हो जाएगा तो रैलीज आपको फिर 400 में मिलेगा। बट रैलीज को 200 से 400, 450, 500 होने में हो सकता है और 3 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है। रैलीज 500 के बाद कब 5000 होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। टाटा एलेक्सी ने पूरे जीवन में 800 रुपया क्रॉस नहीं किया था, 900 रुपया क्रॉस नहीं किया था, और 80 का जब वो क्रॉस किया तो 1000 का कब 20,000 हो गया किसी को पता ही नहीं चला। तो जीरो कॉस्ट का शेयर रहेगा था। आपको जीरो कॉस्ट में तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये भी 450 होके 200 रुपया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीका मेरे पर। मैं तो सभी से ये कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा नॉलेज ज्ञान करके कोई स्टॉक ले लोगे और मल्टीप्लाई का जरूरी है। सिंपल चीजें हैं, साधारण चीजें हैं, इन चीजों को अप्लाई। हाँ, इसमें स्टिक रहना बहुत जरूरी है। जब आप ये स्टॉक खरीदोगे, मार्केट तेज होगा, आप पड़ोसी आके बोलेगा देखो मैंने 4 रुपये का शेयर लिया, 16 रुपया हो गया, 400%, 600%, तो फिर आप दुखी होगे, मेरे इस शेयरों से निकल जाओगे। मुझे ट्विटर पे कई लोग बोलते हैं कि यार आप तो जो स्टॉक बताए उसी पे चलो, आपका ये स्टॉक नहीं भी तो चल रहा है। अब मैं कैसे बोलूँ भाई नहीं चल रहा है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी, मैं आज भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये पड़ोसी वाला तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत प्रॉब्लम। मेरे को ही बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ कि तुम है तो मेरा ही पड़ोसी अभी भी। यस। इतना पैसा बना के भी तुम शिफ्ट तो नहीं किया। और बाद में कई बार तो इन्वेस्टर यदि किराएदार है तो मकान मालिक किराएदार बन जाता है, जो एफएनओ में काम करता है, और वो इन्वेस्टर मकान मालिक बन जाता है। वो तो देखिए। पर मैं एफएनओ की बुराई नहीं करता, मेरी एक्सपर्टाइज नहीं। यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपकी एक्सपर्टाइज है तो जरूर करो, मुझे कोई वो नहीं है। बट ये जो आजकल सीधा ही घुसते से ही एफएनओ, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो तो आप एफएनओ में आपकी पकड़ हो जाएगी। अल्गो ट्रेडिंग, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है। एक चीज़ मान के चलो, दुनिया में ऐसा शेयर बाजार में किसी के पास फॉर्मूला नहीं है जो 100% रिटर्न ही कमा के दे। ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं कि इससे खाली पैसा आएगा ही आएगा। मेरे वाले फॉर्मूले में एक चीज़ पक्की है, पैसा लेट आ सकता है, पैसा जाएगा नहीं। मेरे वाले फॉर्मूले में नहीं जाएगा, और जाएगा तो आप मुझे उदाहरण दो कि पिछले 50 साल में टाटा की ये कंपनी डूब गई थी, महिंद्रा ने यहाँ फ्रॉड कर दिया था, गोल्डन नहीं मिलेगा आपको उदाहरण। क्योंकि इन कंपनियों के अंदर में फ्रॉड इसलिए नहीं होता किसी एक व्यक्ति द्वारा कि एक फ्रॉड होने से पूरा ग्रुप ढह जाएगा। और इन कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत है, कंपनी के अंदर में रॉन्ग डिसीजन तो टाटा भी कर सकता है, महिंद्रा भी कर सकता है, पर रॉन्ग डिसीजन की वजह से जो कंपनी तकलीफ में आती है, पीछे ग्रुप की बैकिंग रहती है कि कंपनी को वापस उठा। वो तो टाटा मोटर गिर रहा था, टाटा सन्स ले ही रहा था ना, ले ही रहा था। वो बात तो सही है आपकी। अच्छा ये चलिए, ये तो आपका प्रोसेस तो समझ गया, एकदम बड़ा सिंपल सा। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैंने आज तक किसी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आज तक नहीं किया। मुझे लोग अभी इतना ट्रोल कर रहे हैं 2 साल से, मैं 2 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक का रिटर्न 0 आएगा। अभी मैंने 28 दिसंबर को फिर लिखा कि मैं लंबे समय के लिए नहीं बोलता, मैंने 2024 में फिर लिखा कि एचडीएफसी बैंक का रिटर्न 0 आएगा। तो बैंक 2 मर्ज हुई है। अब ये कंपनी को 1-1.5 साल और लगेगा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। आज इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में, मैं इंश्योरेंस में एचडीएफसी के शुरू के टॉप 50 लोगों में रहा हूँ 5-6 साल में। मुझे मालूम है कि आज भारत में इंश्योरेंस कैसी बेची जा रही है, और इंश्योरेंस कितनी लोग लंबे समय के लिए होल्ड कर पाते हैं। कुछ बैंक वाले प्रेशर में बेच जाते हैं, कुछ एजेंट रिलेशन में बेच जाते हैं। यदि इंश्योरेंस लंबे समय तक होल्ड नहीं करने हैं तो लेने वालों को नुकसान, कंपनी को नुकसान, खाली एजेंट का फायदा।
तो मुझे अभी भी लगता है, मैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको अभी 5-7 साल और लगेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में वास्तव में ग्रोथ आएगी, और यहाँ से 5-7 साल बाद 2030 में जो 5 ट्रिलियन की बात करें, मैं बोलता हूँ 2030 के बाद में इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगाना शुरू करें। जब तो लोगों को ये अवेयरनेस आ जाएगी। जब हम इंश्योरेंस प्लान बेचने जाते थे 2002 के अंदर में, तो आदमी ये कहता था कि यार टर्म प्लान हम यदि नहीं मरेंगे तो हमारा पैसे डूब गया, तो उसके लिए मरना जरूरी थोड़ी है। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। सही है। तो इसका मतलब जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आप एक विजन बना के इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट रैंडम कि किसी के बोलने पे आप काम कर दिया। मेरे को नींद रात को बहुत अच्छी आती है। हाँ। और मैंने बोला ना कि मैं 4-5 घंटे रोज खेलने जाता हूँ। मुझे उठ के कभी डोजन देख, मैंने तो आप बोलो, मेरे को तो बजट देखने की जरूरत नहीं। बजट आजकल जब से ये गवर्नमेंट आई है, पिछले 3-4 सालों देखो बजट नॉन इवेंट हो गया। इस बार तो वैसे भी नॉन इवेंट था। बजट विजनरी है। बजट 2047 की बातें कर रहा है। तो जब 2047 की बातें कर रहे हैं, तो कल उसने क्या बोला और भाव बढ़ना घटना कोई मीनिंगलेस चीज़ है। बात तो सही है। अच्छा चलिए, ये तो अपने पार्क कर देते हैं। कुछ ही लास्ट के मिनट्स हैं। तो डिस्कशन करते हैं कि आपने काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी की है। जैसे मैंने आपके ट्विटर पे देखा था, मधुसूदन केला भी हैं, और मॉर्गन स्टैनली के जो है रिदम जी से ही मिले। तो पहली बात, इनसे मिलते कैसे हैं, इनको अप्रोच कैसे करें? सर ये दूसरी बात, ट्विटर से ही अप्रोच हुई थी। क्या बात कर रहे हैं? किसी ने भी इनसे मिलाया नहीं था मुझे। ट्विटर से ही मैंने अप्रोच करी थी। और जब मेरा जो लिखने का तरीका था, जो मेरे सोचने का तरीका था, फिर इनसे मैंने टेलीफोन पे बातचीत भी की। बात करके मैं मिलने गया। अब आप जैसे देखेंगे कि भाई मैं 36 साल से मार्केट में हूँ, फिर भी मुझे तो सीखना है, रोज़ सीखना है। तो मैं रिदम देसाई, मधु केला, रमेश दमानी, मनीष चौखानी, आपके सिंगापुर में वो हेलियस के जो समीर अरोड़ा, इन लोगों के वीडियो में लगातार सुनता हूँ। लगातार। मैं टीवी नहीं देखता, पर मुझे जब समय होता मैं इनके वीडियो वो सुनता हूँ। ये लोग स्टॉक स्पेसिफिक नाम करते हैं। और मैंने जब इनसे मिला तो इनको हंसी आने लगी। मैंने कहा सर, मैं जिंदगी में आपसे किसी स्टॉक का नाम नहीं पूछूंगा। रिदम भाई को जब मैंने बोला कभी नहीं पूछूंगा, मुझे स्टॉक की जानकारी करनी नहीं। इनके पास जो विजन है, इनके पास जो दुनिया के बारे में जानकारी है, वो हमारे तक तो हमारी ताकत ही नहीं है कि वो जानकारी हमें मिल सके। ये 10-20 साल आगे की सोचने वाले लोग हैं। तो कुछ हमारे व्यू मिलने लगे। और मैं तो रिदम भाई से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि मेरे बच्चे को इस लाइन में लाया हूँ, और इसको 18 साल से मैं चालू करा दिया, तो एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। वो तैयार हुए और उन्होंने इसको कुछ बुक सजेस्ट की कि बुक पढ़ो। मैंने इसको भी जो सिखाया, जब मैंने इसको शुरू में 2 महीने सिखाया, तो ये स्टॉक ढूंढने लगा। और ये मुझे रोज बोलने लगा कि पापा देखो, ये बताया था ये बढ़ गया, ये बताया था ये बढ़ गया। तो मुझे एक लगा कि यार ये बढ़ गया, इसके स्टॉक ढूंढने में भी इमोशंस नहीं है। तो मैंने कहा बेटा, ये 25 लाख रुपए ले, और जो मैंने सिखाया, जो मेरा तरीका है, तू तेरे तरीका मेरे तरीके से पूरा करने की जरूरत नहीं, तेरे तरीके से भी करना, पर मैं अगले 25 साल तक तेरे को स्टॉक बेचने नहीं दूंगा। ओके। तो तू अब वो स्टॉक ढूंढ जो 25 साल तक कंपनियां जिंदा रहेगी। मैं खाली एक ही क्वेश्चन करूंगा, तू बाकी जो स्टॉक ढूंढना ढूंढ। इस तरीके से इसने ढूंढे अच्छे। इसने के स्टॉक भी कई बहुत अच्छे हुए। एक स्टॉक था जो मैंने मधु भाई को भी बताया था कि बेटे ने ढूंढा 3200 रुपये में। इसने ढूंढा 2200 में था, पर 3200 रुपये में जब मेरी मधु भाई से बात हुई, मैंने कहा इस बच्चे ने ढूंढा है वो वेंडिट, वो भी 16-17 हज़ार रुपये है। ये भी वही साउथ का जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है उसकी कंपनी थी। तो मुझे लगा कि इस बच्चे को अभी मैं सब कुछ बोल दिया, ये ढूंढेगा कैसे। तो एक दिन मेरे को ऐसे विचार आया, रात को ये सो रहा था, मैंने इसको उठाया। मैं कहा ऋतुराज, एक तेरे को तरीका बताता हूँ कि तू स्टॉक कैसे ढूंढेगा। तो बताओ। बोले पापा। मैंने कहा यार, ये टाटा इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट उठा 2 साल की, और 2 साल की बैलेंस शीट उठा के मार्केट बढ़ना शुरू हुआ है, उसमें शेयरों के नाम है लिखे हुए। तो तेरा 60% रिसर्च तो ये हो गया कि यदि टाटा ने कंपनी खरीदी है, मिड कैप स्मॉल कैप, तेरे को लार्ज कैप नहीं खरीदना, मिड कैप स्मॉल टाटा ने खरीदी है, तो अच्छी कंपनी हो गया। 60% रिसर्च तो उनका हो गया। आप आंख मीच के ले सकते हो। अब आप सेक्टर ढूंढ लो कि वो कंपनियां कौन कौन सी है। मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई जब इसने जो काम किया, उसने बोला पापा, मैंने तो इनकी शेयरों की आज की वैल्यू निकाल ली। 1 साल के पहले टाटा इन्वेस्टमेंट कहाँ था, 1 साल के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कहाँ था, और इन शेयरों की वैल्यू क्या। तो पापा, शेयरों की वैल्यू जो है 20% बढ़ गई है, जबकि टाटा इन्वेस्टमेंट 2% में नहीं बढ़ा, 705 रुपये मिल रहा है। तो इसने पहला ही स्टॉक 705 में टाटा इन्वेस्टमेंट खरीद लिया कि टाटा की कंपनी है और ये वैल्यूएशन तक तो आना ही चाहिए।
वो शेयर अभी 6,000 रुपये है। सही सही सही। तो जो जो एक्सपीरियंस से तरीके आते हैं, और मैं तो इसको बोलता हूँ 2 साल और मेरी बातें बताऊंगा, जैसे ही तू डिग्री लेके आएगा उसके बाद मैं तेरे से सीखना शुरू कर दूंगा कि तूने यहाँ क्या सीख गया है। बहुत सही बहुत सही, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि ये वीडियो फ्रॉम अ पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव भी, कि कैसे आप अपने बच्चे को सही शिक्षा देते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म के अंदर में शेयर बाजार से वेल्थ छठी क्लास से मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को एक दिन की नौकरी नहीं करने दूंगा, एंटरप्रेन्योर बनो। अच्छी पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि अच्छी नौकरी करना। अब तो प्रधानमंत्री देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, मेरी गारंटी है कि कोई ने पढ़ाई करी या ना करी, यदि वो एंटरप्रेन्योर बना, आज आपने आईआईएम से पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बने तो आज स्टॉकेज पूरे दुनिया के अंदर में फेमस हो गया। यही कोई हो सकता है कंपनी के सीईओ बन जाते, पर उस कंपनी के सीईओ होते, ब्रांड कंपनी का होता है। चलिए, ये तो एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। बट हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ। मैं भी अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि पढ़ना है तो पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं है, बिकॉज दिस इंडिया डजंट नीड ओनली एजुकेटेड पीपल। सक्सेसफुल डजंट मीन दैट यू विल बी। इसमें एक लाइन मैंने लिखी है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है पढ़ते लिखते रहना। वो मैं आज भी पढ़ता लिखता रह रहा हूँ। और ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंटिंग है ना, इसमें आदमी को बहुत असमंजस आते हैं। जब आदमी पैसा लगाता है और जो अड़ोसी पड़ोसी बोलने आता है मेरा ये बढ़ गया, मेरे, जैसे मान लो मेरे ट्विटर में लिखने से मान लो किसी ने लॉजिस्टिक ले लिया हो और नहीं, चलो दुखी हो रहा होगा कि भाई ये तो चला ही नहीं। तो ये शेयरों में इतना असमंजस आता है कि आपका कन्विक्शन नहीं होता, तो आप इसमें पैसा नहीं कमा पाते। तो मैंने 2 लाइन लिखी है इसके लिए कि अर्जुन सा जब असमंजस आएगा, अर्जुन सा जब असमंजस आएगा तो हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। अर्जुन सा जब असमंजस आएगा तो हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। लंबी अवधि के निवेश में बने रहो दोस्तों, जीवन में बसंत ही बसंत आएंगे। चलिए, मजा आया बसंत भाई, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपने समय दिया। और मेरे को तो आपसे भी, जैसे मधु केला और रिदम देसाई साहब से मिलना हुआ, तो उनसे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। संजोग अच्छा था, कलकत्ता सर वो लोग कहाँ, हम लोग कहाँ, हम तो कुछ भी नहीं। नहीं, सब कोई आदमी छोटा नहीं कोड़े। रिदम भाई से मिलके मेरे को यही मजा लाया। उन्होंने बोला कि बसंत भाई, मैंने बोला उनको कि सर बहुत ज्यादा डिग्रियां नहीं है मेरे पास में। उन्होंने बोला अनुभव ही बहुत है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है पर अनुभव शेयर बाजार में बहुत काम। सही है गुरु, अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुभव तभी मिलेगा जब हम लगे रहेंगे और सही तरीके से लगेंगे। थर्सडे एक्सपायरी ट्रेडिंग करके अनुभव नहीं मिलेगा। थर्सडे एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कुछ अनुभव नहीं मिलेगा। 5 साल बाद अपना लाइफ को, पैसा हो सकता बन जाए, बट जब अपने लाइफ को तोलोगे तो समझ में आएगा कि यार लाइफ का बहुत क्रिटिकल टाइम ये डेरिवेटिव थर्सडे एक्सपायरी ट्रेडिंग में बिता दिए। जितना मज़ा बिजनेसेस समझने में, इंडस्ट्री समझने में, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने में, हेल्थ भी अच्छी, जितना हेल्थ और जितना स्माइल इसमें आएगा थर्सडे एक्सपायरी स्ट्रेटजी में कभी नहीं आएगा। ऑलराइट, थैंक यू बसंत भाई, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और बसंत भाई जुड़े हैं और उनके ट्विटर हैंडल को मैं शेयर कर दूंगा नीचे, तो आप उनके साथ जुड़िए, उनसे बातें कीजिए। इनका कोई भी सर्विस नहीं, अभी कोई तो कुछ नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहने वाले। बच्चा कुछ करेगा तो जरूर करेगा। हाँ नहीं, आप, मैं तो सबको बोलता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि बिजनेस इंटरेस्ट होना चाहिए। यस यस, बिकॉज बिजनेस इंटरेस्ट होने से आप लोगों के साथ रिलेशनशिप और बेटर बनाते हैं, राइट। तो उसमें कोई खराबी नहीं है। कोई अगर एडुकेट भी करना चाहता है तो करो लोगों को, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सर्विस देना चाहता है, एडवाइजरी लॉन्च करना चाहता है, करो, कोई काम, लेकिन ऑनेस्ट हो जाओ कि मैं ये कर रहा हूँ। बस गलत बात बोल के गलत काम मत करो, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है। सो थैंक यू बसंत भाई, मिलते हैं बहुत जल्द। चलो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन मैं आज आपसे ना बहुत गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ इसलिए हूँ कि यार मैं इतना अच्छा नॉलेजेबल रेलिवेंट नॉलेज आपके लिए लेके आता हूँ, आप लोग देखते हैं बट आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कहाँ करते हैं? जहाँ फिर एंटरटेनमेंट चाहे, जहाँ मस्ती चल रही है, जहाँ उल्टा पुल्टा बातचीत चल रहा है। ये तो सही नहीं है ना। तो अगर आप लास्ट तक रुके हैं तब तो आपको लग ही रहा होगा ना कि ये सब इनिशिएटिव से फ़ायदा होगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1 मिलियन प्लस तो लेके जाइए, ताकि एक फीलिंग तो आए कि हाँ कुछ तो किया यूट्यूब में रह के, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू और अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद, बाय।
Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.